नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम दी का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। इस कार्यक्रम में शीतल पी सिंह खबरों को उधेड़कर उनकी परतें उधेड़कर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया है वो जबरदस्त फैसला है, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर जो गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसको खारिज कर दिया। एफआईआर इसलिए की गई थी क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक कविता शेयर की थी सोशल मीडिया पर। वो थी ए खून के प्यासे, वो कविता का नाम था ए खून के प्यासे बात सुनो। इसके बाद गुजरात पुलिस को ये समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि खून का प्यासा किसको बोल रहे होंगे, या उनको समझ आ गया। उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये तो ना तो राष्ट्र विरोधी है ना ही देश विरोधी है, पुलिस को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कदम उठाने चाहिए, चाहे उनको वो बात पसंद हो या नापसंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जो शत्रुता बढ़ाने का जो अपराध है वो इनसिक्योर लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। वो तो हर बात पे नाखुश हो जाते हैं, उन्हें तो खराब बात लगती है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और शीतल जी से जानेंगे कि ये जो फैसला है वो कितना बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके क्या मायने हैं, क्या जनता को ये कुछ फेवर वाली बात है और राजनीतिक लोग इसको कैसे समझेंगे। शीतल सर और शीतल हम सर, एक लोग बार आपको एक बात रोकना चाहूंगा। बात हम चर्चा करें उससे पहले वो कविता सुन लेते हैं। हाँ, वो मैं इमरान भी यही प्रतापगढ़ी कहने की वाला था आवाज में जी। नहीं है, जी इमरान जी प्रतापगढ़ी की आवाज में नहीं, लेकिन वो कविता वही है। वो कविता अगर जी सुनाई जाए तो। जी जी जुल्म सही हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मा गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का। उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासों बात सुनो, ए खून के प्यासों बात सुनो। शीतल सर अब जी। बताइए। ये कविता थी जिसमें जो कवि है वो इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर हैं, हम्म, नौजवानों में बहुत लोकप्रिय हैं हम्म, और जोश भरी कविताएं लिखते हैं। चूंकि उनकी कम्युनिटी इस समय निशाने पर है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जो हम लोग जो कह रहे हो ये किसी को न पता हो। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया में इस तरह के अध्ययन आ रहे हैं, बहुत जगह से इंडाइक्टमेंट भारत का आ रहा है। जितने लोकतंत्र के बारे में रेटिंग वगैरह करने वाले हैं वो इन सब चीजों को कह रहे हैं, जितने मानवाधिकार संगठन है दुनिया के, भारत के भी, वो सब इस बात को कह रहे हैं। उसी को कवि ने अपने स्वरों में कहा है और उसमें वो कुर्बानी की बात कर रहा है कि हम, हम्म, अगर आप जुल्म करोगे तो हम और आपको अपना अपना यानी हम मरने के लिए तैयार हैं, कुछ इस तरह की हम्म, बात, या जुल्म सहने को हम तैयार हैं। लेकिन उसमें कहीं भी किसी किस्म की हिंसा या किसी किस्म की दूसरी बात नहीं है। कैसे इस मामले पर एफआईआर हो जाना, वो भी हम्म, राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह वगैरह में, और फिर हम्म, उसके बाद उसको इस परिस्थिति में ले आना कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, ये बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक ये है कि ये पहले मजिस्ट्रेट के स्तर पर गई होगी, उसके बाद हम्म, ये हाई कोर्ट में इस पे मेरी पहली पिटीशन दाखिल हुई इसके खिलाफ। हाई कोर्ट ने क्या देखा? मैं तो हम्म, ये सवाल उठाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट क्या कर, हाई कोर्ट में भी नहीं कोई पढ़ा लिखा है, थानेदार नहीं पढ़ा लिखा है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस वालों को सेंसिटिव होना चाहिए और पहले इसको पढ़ लेते, समझ तो लेते किस बात पे क्या कैसे मुकदमा दाखिल कर लिया। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट को कुछ नहीं कहा। वो कहना चाहिए कि हाई कोर्ट में तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये हमारी जुडिशरी क्या हो रही है, क्या बन रहा है इस देश में कि हाई कोर्ट के लेवल तक ऐसी बातों पर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह और ऐसे हवाई मामले तैयार हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाके हल होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में देश के अटॉर्नी जनरल खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं उसको, हाई कोर्ट के इस फैसले को जिसका कोई सर पैर नहीं है। ये बहुत हम्म, शर्मनाक है। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुना और जस्टिस ओका ने जो उसमें टिप्पणियां की, जिसके अगर हम्म, आपके पास कुछ पोस्टर हो तो लगवाइए, कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी जुडिशरी से कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामलों में अगर आपकी रुचि के का मामला न भी हो, आप उससे असहमत भी हो, फिर भी आपको आगे बढ़कर उसकी रक्षा से संबंधित आदेश पारित करने चाहिए।
और उन्होंने जो दूसरी बातें कही, वो बातें पूरा डिटेल में उन्होंने साहित्य कला वगैरह को लेकर कही है कि जिस समाज में कला साहित्य वगैरह के बारे में इस तरह की रोक टोक होने लगती है, तो फिर वो समाज में स्वतंत्रता और लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। और इसके फलने फूलने के लिए जरूरी है कि इन सब चीजों की रक्षा हो, इनका विकास होने देना चाहिए। दुर्भाग्य से हम जिस समय में ये सब बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा वातावरण बन रहा है, ये जो आपने अभी स्क्रीन पे लगाया है उस आदेश का हिस्सा है, बहुत जरूरी है। अगर इसको दर्शक पढ़ पाएंगे तो समझेंगे कि कोर्ट ने क्या भावना व्यक्त की है। ये अजीब है कि पूरी पिछली सेंचुरी लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए गुजर गई, 2-2 विश्व युद्ध हुए, यूनाइटेड नेशंस ने जाने कितने प्रस्ताव, जिसमें भारत लगभग सभी में हस्ताक्षर करता है, मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए सब दस्तखत किए। आज ये सब चीजें उसके 70-80 साल की हमारी आजादी के बाद फिर से ये सवाल आ जा रहे हैं, इनको फिर से परिभाषित करना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को। इस देश में एक्चुअली राजनेताओं ने हमारी जो लोकतंत्र की परिभाषा है, संविधान की जो भावना है, उसके साथ बहुत अत्याचार किया है, उसको बिल्कुल उल्टा सीधा खड़ा कर दिया है। हर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, उससे नीचे तय ही नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट और बेंच हमारी डिफरेंट हाई कोर्ट्स वगैरह की इस तरह की होती जा रही है, ऐसी ऐसी बातें स्त्रियों के मामले में और अन्य मामलों में आ रही हैं जो शर्मिंदा कर रही हैं। बलात्कार के मामलों में बलात्कारी की ओर से फैसला हाई कोर्ट्स में आ जाता है कि उससे वो शादी कर ले तो रिहा कर देंगे, कोई कुछ और बात। इस तरह की बातें संविधान सम्मत नहीं है, और ये न्याय सम्मत भी नहीं है, और लोक सम्मत भी नहीं है, और मूल्य सम्मत भी नहीं है, जो दुनिया के मूल्य है मानवता के। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। हम किस मध्य युग में पहुंच गए हैं? 400 साल पुराने कब्रों पे लड़ रहे हैं, 300 साल पुराने इतिहास पे लड़ रहे हैं, और वैसे ही बातें कर रहे हैं। और पहले भी ये बातें करने वाले लोग थे, लेकिन वो सतह के नीचे थे। समाज का नेतृत्व करने वाली राजनीति, जुडिशरी, पत्रकारिता और इंटेलेक्चुअल स्फीयर जो था, वो इस तरह की बातें नहीं करता था कि वो हर चीज ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। और ये इसलिए कि इस फैसले के बाद कुणाल कामरा का मामला भी अब इस फैसले की रोशनी में देखा जाना चाहिए, जहां भी जिस स्तर पर वो हो। वो भी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, सीधा सीधा। और जनता के विभिन्न फॉर्मेट, कला के माध्यमों से उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। अगर किसी राजनीतिक परिघटना पर सत्तासीन किसी के प्रति उनकी कोई बात है तो वो व्यक्त करते हैं, उसके खिलाफ नाटक बनते हैं, कविता बनती है, लेख बनते हैं, प्रहसन होते हैं, कॉमेडी होती है, कार्टून होते हैं। यही सब तो लोकतंत्र में होता है। लेकिन अगर आप इस सब को, हर चीज को एक एक जगह से बंद करना शुरू करेंगे, हर बात पर वो मामला पुलिस में चला जाएगा, और पुलिस जो है विभिन्न राज्यों की, कुछ खास राज्यों की, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, या बीजेपी शासित राज्यों में हम देख रहे हैं कि ओवर सेंसिटिव और मैं कहूंगा क्रूरता की पर्याय बन के सामने आ रही है। और अनेक मामलों में आप कह सकते हैं कि लोगों की आवाज को स्टिफल करने के लिए, उसका दमन करने के लिए उनके मामले दर्ज करना, फिर उनको पीड़ित करने के लिए डराना। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हाई कोर्ट तक में पहले तो मजिस्ट्रेट के लेवल पर ही गलती होती है कि पुलिस जो भी कागज उनके सामने रखे वो उसको उतना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना उसको संविधान की रोशनी में उस पर कुछ एक्ट करते हैं। वहां से तो एकदम खुला दरवाजा है कि वो ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेटों की अदालत जो है वो पुलिस की एक एनेक्सी हो गई, वो पुलिस से अलग नहीं है, पूरा पुलिस स्टेट बन गया है, और उनके यहाँ से दस्तखत होता है और उसका कोई रोल ही नहीं है। कभी हम नहीं पाते कि लोकल स्तर पर मजिस्ट्रेट के लेवल पर इस तरह की शिकायतों पर वहां के जज क्वेश्चन करें कि क्या है भाई, क्या लिख के लाए, क्या ये जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इस कविता को पढ़ा आपने, अभी आपने भी सुन लिया, इस कविता में क्या कह रहा है वो। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं बर्दाश्त है तो किसी को आप मारेंगे, वो रोएगा भी नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि आप उसको मारे भी और वो रोए भी नहीं। वो एक हमारे यहाँ जो कहावत है, जबरा मारे रोवे न दे, कि ताकतवर आदमी पीटता भी और रोने भी नहीं देता। हम लोकतंत्र में अगर इस व्यवस्था में पहुंच गए हैं तो हम कहां हैं। और फिर जब किसी देश, दुनिया की किसी एजेंसी से रेटिंग आ जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि आप बहुत पिछड़ रहे हैं लोकतांत्रिक मामलों में, मानवाधिकार वगैरह में आप तहस नहस हो रहे हैं, आप एक सिर्फ चुनाव करने वाला लोकतंत्र रह गए हैं, तब आप कहेंगे हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है।
हर बात में इनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले खाली बैठे हुए हैं, 24 घंटे षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या हो भाई, किस बात पे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या है तुम्हारे पास? तुम बम बनाते हो कि तुम जहाज बनाते हो कि तुमने सबसे बड़ी पनडुब्बी बना दी है कि तुम पानी का जहाज बहुत बड़ा बनाते हो कि तुम फोन खुद का अपना बनाते हो? क्या हो भाई? किस बात पे तुमसे दुनिया बहुत बड़ी परेशान है? क्या हो भाई? 3-3.25% की इकोनॉमी दुनिया के हिस्से में तुम्हारी है, इतने पे इतनी हाँकते हो? आदमी तुम्हारे पकड़ पकड़ के हथकड़ी बेड़ी लगा के अमेरिका से वापस किए जा रहे हैं, मुंह में जबान नहीं है। चीन ने यहाँ एक बॉर्डर के एक बहुत बड़े हिस्से को बकौल सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के सांसद रहे हैं कि 3400 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है, आवाज नहीं है मुंह में, और कह रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हर चीज में षड्यंत्र हो रहा है। तो ये जो परिस्थिति है बहुत ही शर्मनाक है, और ये दुर्भाग्य है कि उन मूल्यों की परिभाषा बार बार विभिन्न मुकदमों में फिर सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ रही है, जो मूल्य आज से 100 साल पहले समाज ने दुनिया के स्थापित कर लिए थे और जिनका पालन करते हुए भारत 77-78 साल की आजादी बिता के यहां तक पहुंचा है जहां वो आज है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इस फैसले से, अब इन फैसलों से ये सब तय हो, ये और शर्मनाक है। मुझे इसलिए हाई कोर्ट पर इस फैसले में सबसे ज्यादा मुझे नाराजगी हाई कोर्ट से है कि नीचे जो हुआ सो हुआ, वैसे तो वो ही नहीं ठीक था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को इंडाइक्ट क्यों नहीं किया? हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने मांग भी की थी, पिटिशनर के वकील ने, कि सब हाई कोर्ट से तो पूछिए, आप पुलिस को कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट क्या कर रहा था? न्यायपालिका है, आपको निश्चित तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट को, उसके विभिन्न हाई कोर्ट्स को क्वालिटी उसमें लानी होगी उन कॉलेजियम के जरिए कि जो न्यायविद हो, न्यायिक हो, उनमें न्याय की समझ हो और वो ईमानदार भी हो। अभी जो चल रहा है हमारे आपके सामने विवाद, एक जज साहब के यहाँ करेंसी निकलने का एक बोरों में, उस सब ने मिलजुल के एक जो वातावरण पैदा किया है, उसमें इस तरह के फैसले जरूर एक विलोम पैदा करते हैं, लेकिन बहुत आशा नहीं बधाते। माफ करिएगा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमें आपसे कुछ ज्यादा की और कुछ सही की उम्मीद है, जैसा हमारे यहाँ चारों तरफ वातावरण नहीं है। आपने पूरी विस्तार से अपनी बात कह दी इस फैसले पर। एक चीज और कहता, अगर आपके पास शायद वो वीडियो होगा, याद करिए अमेरिका में जब ओबामा काले तबके से ब्लैक उससे आते हैं, उस ग्रुप की आबादी हमारे देश के मुसलमानों से भी कम है अमेरिका में, उस ग्रुप से आया हुआ आदमी अमेरिका में चुनाव लड़के गोरों के देश में राष्ट्रपति बनता है, और जब वो राष्ट्रपति बनते हैं उनका एक कार्यक्रम होता है, तो उनके सामने एक गीतकार है, गीत गवाते हैं। ये बहुत मशहूर दुनिया का गीत है, इसको गाया था पहले मजदूरों ने, इसके कॉपीराइट के इश्यूज हैं बहुतों के खिलाफ। जरा ये सुनिए, ये ओबामा और उनकी पूरी सरकार बैठ के क्रांतिकारी गीत सुन रही है जब वो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति भी बैठे हैं। इसको फुल स्क्रीन पे चला दें। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि होना तो ये चाहिए था कि संसद बैठती और इमरान प्रतापगढ़ी इस कविता को इस तरह से पढ़ रहे होते, तब लोकतांत्रिक मतलब उसका होता। समाज में आपने हम और वे पैदा कर दिया है। इस देश की अकलियत को आप सीधे दुश्मन करके हर तरह से ट्रीट कर रहे हैं, दुश्मन की तरह बात करेंगे। उनको सांस लेने पर, रोने पर भी आप उन पे मुकदमे लिख देंगे और फंसाएंगे,
उनकी सदस्यता ले लेंगे, उनको जेल भेज देंगे, उन पे यूएपीए लगा देंगे। क्या वातावरण आप रच रहे हैं भाई? तो किसके लिए रच रहे हैं? देश में ही गृह युद्ध कर रहे हैं। इसको राजनीति और पता नहीं क्या कहते हैं। बहुत शर्मनाक है। और इस फैसले से बीच बीच में जैसे कई बार उम्मीद बंध जाती है और हमारे पास रास्ता ही क्या है सिवाय उम्मीद करने के। तो उम्मीद करते हैं कि शायद चीजें फिर ठीक हो। धन्यवाद। बिल्कुल, तो कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं शीतल सर के वक्तव्य के साथ कि बीच बीच में उम्मीद जग जाती है और कोई रास्ता भी क्या है उम्मीद के सिवा। नमस्कार।